मित्रों, आज हम समकालीन भारतीय कविता में भाषिक अस्मिता की तलाश विषय पर बातचीत करेंगे। समकालीन भारतीय कविता में भाषिक अस्मिता की तलाश का व्यवस्थित उपक्रम अज्ञेय की कविताओं में मिलता है। अज्ञेय कलगी बाजरे की नामक बहुचर्चित कविता में सौंदर्य को व्यंजित करने के लिए हरी बिछली घास, दोलती कलगी छरहरी बाजरे की जैसा उपमान लाते हैं। अज्ञेय काव्य के मर्मज्ञ रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस प्रयोग वैचित्र्य में विद्यमान 3 बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाया है। मिट्टी अर्थात जीवन प्रियता का महत्व, ठेठ ग्रामीण जीवन की प्रामाणिक बिंबमाला और तद्भव शब्दावली पर बल। कहने की आवश्यकता नहीं कि समकालीन भारतीय कविता में ये विशेषताएं मुख्य हो उठी हैं। एक दूसरी विशेषता जो समकालीन कविता में मुख्य हो उठी है और उसकी ओर भी अज्ञेय के उत्तर काव्य का अनुशीलन करने के क्रम में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ही ध्यान दिलाया है, वह है कवि दृष्टि में विद्यमान देसीपन। पंडित जी कविता इसका उदाहरण है। कविता इस प्रकार है। अरे भैया, पंडित जी ने पोथी बंद कर दी है। पंडित जी ने चश्मा उतार लिया है। पंडित जी ने आंखें मूंद ली हैं। पंडित जी चुप से हो गए हैं। भैया, इस समय पंडित जी फकत आदमी हैं। इस कविता का शब्द विन्यास देशज की ओर उन्मुख है। फकत आदमी पर आग्रह में देशी दृष्टि को वरीयता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। पोथी बंद करना, चश्मा उतारना, आंखें मूंदना, चुप सा हो जाना, पंडित जी जैसी अभिधा का निरर्थक हो जाना, देसीपन की ओर बढ़ने का उपक्रम दिखाई पड़ता है। मुक्तिबोध की दृष्टि में जीवन और जीवन की अभिव्यक्ति दोनों ही स्तरों पर जोखिमों से गुजरकर ही परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा को रूपायित किया जा सकता है। इसलिए वे कहते हैं, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। मुक्तिबोध ने अभिव्यक्ति के क्रम में ऐसे कई शब्दों का प्रयोग किया जो उनके पहले की और उनके बाद की कविता में कम ही मिलते हैं। इनमें काला, भूरा और लाल वर्ण मुख्य है। इसकी ओर मलयज ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया है। चांद, बरगद, शिशु, टीला और ब्रह्म राक्षस जैसे शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने अनेक स्थलों पर किया है। भवानी प्रसाद मिश्र ने भाषिक अस्मिता और कवि कर्म के अंतः संबंध को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख। अर्थात बोलचाल की भाषा और काव्य भाषा में अंतर न हो। शर्त यह है कि पाठक जब कविता के संपर्क में आए तो उसे अपने में कुछ महत्व
तत्व के जुड़ने का एहसास हो। यह महत् तत्व भाषा के स्तर पर ध्वन्यात्मकता है तो व्यक्तित्व के स्तर पर व्यापकता और गहराई। भाषिक अस्मिता और कवि कर्म का एक रूप वह भी है जिसमें भाषा कवि की छवि का निर्माण करती है। चहुं ओर व्याप्त अभिव्यक्ति की संकटग्रस्तता और भ्रष्ट मानसिकता रचना के मार्ग में अवरोध खड़ा करने का काम करती है। इस अवरोध को पहचान कर पार कर ही कवि का रास्ता निरापद हो सकता है। एक गलत भाषा में गलत बयान देने से मर जाना बेहतर है, यही हमारी टेक है। और अब छीनने आए हैं वे हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। भाषिक अस्मिता की तलाश की चेष्टा त्रिलोचन में भी दिखाई पड़ती है। वे अपने ढर्रे को लेकर सचेत हैं। उनका मानना है कि उन्होंने ढाकों के पातों को थाली की मर्यादा देकर पहला घेरा तोड़ा है, अर्थात जनता में प्रचलित भाषा को कविता में स्थान दिया गया है। केदारनाथ सिंह के लिए मातृभाषा कविता में घर लौटने जैसी अनुभूति कराती है। मातृभाषा नामक कविता में वे कहते हैं, ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। यहाँ भाषा को अभिव्यक्ति और आंतरिकता से जोड़कर मातृभाषा के महत्व को व्यंजित किया गया है। हर भाषा की अपनी पहचान होती है और इस पहचान का विकल्प नहीं हो सकता। भोजपुरी नामक कविता में 2 अक्षरों से बने शब्द की शक्ति का उल्लेख इसी प्रसंग में हुआ है, जिसमें एक छोटे से हम में तुम सुन सकते हो करोड़ों मैं की धड़कनें। उद्धृत पंक्तियां हैं कविता की। हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली मातृभाषा से हिंदी का संबंध घर और देश की तरह है। देश और घर नामक कविता में इसे इस प्रकार से बताया गया है, हिंदी मेरा देश है, भोजपुरी मेरा घर। कवि कर्म में भाषिक अस्मिता की तलाश कवि कुंभन दास के प्रति नामक कविता में इस प्रकार व्यक्त हुई है। संतन सो कहा सीकरी सो काम, सदियों पुरानी एक छोटी सी पंक्ति और इसमें इतना ताप कि लगभग 500 वर्षों से हिला रही है हिंदी को। यह हिंदी साहित्यकार द्वारा हिंदी साहित्य परंपरा की पहचान है। अन्य भारतीय भाषाओं में भाषिक अस्मिता की तलाश किन किन स्तरों पर दिखाई पड़ती है, इसका संक्षिप्त पर्यालोचन के सच्चिदानंदन ने किया है। पंजाबी कविता में सुरजीत पातर, गुल चौहान, स्वर्गवीर, मोहनजीत, जसवंत दीद आदि ने ठेठ पंजाबी मुहावरों को काव्य भाषा में
स्थान दिया है। बांग्ला कविता में अमिताभ गुप्त, अनिंद चाकी, विपुल चक्रवर्ती, एकराम अली, गौतम वसु, गीता चट्टोपाध्याय आदि में इसी तरह के प्रयत्न दिखते हैं। इनकी कविताओं में लोक प्रचलित छंदों और लयों को नया तेवर दिया गया है। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय पुस्तकीय शिक्षा की परंपरा की जगह गांव के किसान से सीखने के पक्षधर दिखाई पड़ते हैं। जड़ें मिट्टी में दूर तक दबी हैं, धमाकेदार कुतर्क ही व्याकुल आह्वान है। अमिताभ गुप्त भाषा के बारे में लिखते हुए कहते हैं, भ्रूण यही है और अग्नि भी। सुबह सुबह जब जगा भी नहीं था कोई, शादी की घंटियां छू सी गईं। बच्चों की किलकारियां, मैं उसकी ज्योति का हूं सिंदूर और उसके गर्भ की दीप्ति। यहाँ भाषा और जीवन के अद्वैत संबंध को व्यक्त किया गया है। भाषा भ्रूण की तरह विकसित होती है। जीवन का ताप भाषा में भी होता है। कविता में वर्णित विवाह की घंटियों की गूंज, बच्चों की किलकारियां, किसी की ज्योति का सिंदूर बन जाना, यह सब भ्रूण और अग्नि की व्यंजकता को सामने लाने का उपक्रम है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि समकालीन भारतीय कविता में भाषिक अस्मिता की तलाश के गंभीर प्रयत्न दिखाई पड़ते हैं। इससे काव्य भाषा को एक अलग रंगत प्राप्त हुई है। कविता की भाषा बोलचाल के निकट पहुंची है। व्यापक जन समुदाय की भाषा को जगह मिली है।